आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने टोटल कॉन्सेप्ट कर लिए थे। होता क्या है कि न्यूमेरिकल को मोस्टली बच्चों को डाउट भी आते हैं और हार्ड भी लगते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक इजी मेथड से करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आए। तो जितने आर्टिकल थे हमने कर लिए थे, 2 आर्टिकल रह गए थे। तो क्या है, मैं चाहता हूं कि होंगे तो वैसे ही, लेकिन एक बार क्या करना है उसका फास्टली रिवाइज करा दूं मैं तुझे, क्योंकि जितनी भी गॉस की थ्योरम है, जितने भी यूजेस हैं, सब एक ही कॉन्सेप्ट से होते हैं, उसमें कोई भी अलग कॉन्सेप्ट लगाना नहीं पड़ता। तो हम करने वाले हैं 2 आर्टिकल इस चैप्टर के रह गए गॉस यूजेस के। ये था कंडक्टर, गोलीय कोश है ना, गोलीय कोश है मतलब स्फेरिकल वाला है, और एक था इसका स्फेरिकल था, और यहाँ पे ये तो मैंने करा दिया था, स्फेरिकल वाला समझ लो। आप देखो यहाँ पे स्फेरिकल वाला करेंगे, क्या है करने का, सबका रूल और रेगुलेशन बिल्कुल सेम होता है। क्या करते हैं हम, पहले डीए से फ्लास्क को डिफाइन करते हैं, फिर कंप्लीट से डीए को, कंप्लीट से फ्लास्क को डिफाइन करते हैं, उसके बाद नॉर्मली ए की और फाई की वैल्यू लगा के हम ई डिफाइन कर लेते हैं। करने का सबका रूल और कॉन्सेप्ट एक ही है। अब यहाँ पे देखो, आपको ये तो आता है, ये मैंने बता दिया था। देखो बार बार उस चीज को हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है। क्या बताया आपको, आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो भी डायग्राम होता है, यहाँ पे जो थ्योरी लिखते हैं हम, जो डायग्राम में दिखता है हमें, उसका इंट्रो टाइप से हम यहाँ पे लिख देते हैं, इंट्रो टाइप से लिख देते हैं। तो यहाँ पे इनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ध्यान रखना, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे भी डायग्राम की नीड रहती है, तो इसका मीन्स डायग्राम के विदाउट फिजिक्स को पढ़ना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो हमें डायग्राम पता है, स्फेरिकल क्या होता है, ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल मालूम है कैसा होता है, स्फेरिकल सेल जैसे आपने देखा होगा रिंग है ना, जैसे रिंग होती है, रिंग कैसी होती है, रिंग आपको पता है गोल होती है, और क्या होता है उसमें बीच से खाली होती है, बीच से क्या होती है, वो खाली होती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्फेरिकल है। और एक चीज ध्यान रखना, कंडक्टर और स्फेरिकल मतलब चालक, अगर कोई गोलीय चालक है या गोलीय कोश है, दोनों का आर्टिकल बिल्कुल सेम रहेगा, सेम टू सेम। जो आर्टिकल इसका डिफाइन करेंगे वही कंडक्टर का आर्टिकल जाएगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। बस क्या होगा, यहाँ पे स्फेरिकल सेल मतलब गोलीय कोश आ जाएगा, जहां जहां वहां पे चालक में, वहां पे क्या आ जाएगा, उसकी जगह चालक आ जाएगा, बाकी 1% भी डिफरेंट नहीं है। पहले देखो, ये चीज आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 क्लास इसकी कर ली है। मैं पहले ही बता चुका हूं, जो भी आपको यहाँ पे दिखना है, दिखता है इसमें, वो यहाँ पे आपको लिखना है। आपको क्या दिख रहा है सबसे पहले बोलो। हम पहले तो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं ना यहाँ पे, तो हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम ए स्फेरिकल सेल ऑफ द रेडियस आर। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास गोलीय कोश है जिसकी रेडियस त्रिज्या आर है, दिख रहा है ना, ये तो पता है ना आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या करना, आपको कुछ भी थ्योरी याद नहीं करनी है, बस आपको जो यहाँ पे दिखता है डायग्राम में वो यहाँ पे लिखना है। आपको दिख रहा है ना कि हमारे पास क्या है, हमने माना है कि गोलीय सेल है जिसकी रेडियस आर है, ये यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया। और क्या दिख रहा है आपको, आपको पता है इसके ऊपर रिंग पे, रिंग तो सबने देखी है ना, जैसे हम रिंग पहनते हैं, मेरे हाथ में भी है, जैसे ये रिंग होती है तो रिंग के साइड का होता है, बीच में से खाली होता है। जब ये खाली होता है बीच में से, तो इस पे चार्ज भी कहाँ जाएगा, इसके सरफेस पे जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये समझ आ गया। और क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है एक समान यूनिफॉर्म तरीके से, यूनिफॉर्म तो आप जानते हैं ना, बिल्कुल एक जैसा, इस पे क्या है, चार्ज है। तो उसने क्या किया है, उसने किया है चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बटा हुआ है ऑन इट। इस पे क्या है, एक समान चार्ज से ये क्या है, आवेशित है, इस पे एक समान रूप से चार्ज फैला हुआ है। हो गया। अब आपको पता है, आपने पढ़ा था क्या, आपने पढ़ा था जहां पे आप वैद्युत क्षेत्र डिफाइन। अब देखो एक चीज समझने वाली है, यहाँ पे पॉइंट समझना, यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि पिछले कॉन्सेप्ट से अगले कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, मैच होते हैं। आपने वैद्युत क्षेत्र में यही तो पढ़ा था, चार्ज रखा हुआ था, इस तरह से रखा था ना, ओ पॉइंट पे,
फिर क्या कर रहे थे, इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या था, P था, इस पे आप E को डिफाइन कर रहे थे। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, क्योंकि इसी से ये भी सॉल्व ऐसे ही होता है, बिल्कुल सेम। बात समझ आ गई? अब देखो क्या है, आप सोचेंगे यहाँ पे तो एक पॉइंट पे रखा हुआ था चार्ज, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फैला हुआ है। लेकिन आपको करना इसी टाइप से है, इस पूरे चार्ज को चाहे ये इसकी सरफेस पे रखा हुआ है, लेकिन आपको कहां मानना पड़ेगा, इसके ऊपर। बात समझ आ रही है कहां ये चार्ज, सरफेस पे, लेकिन कहां पे मानना पड़ता है इसको, सेंटर पे, जैसे आपने सिंपल ई का न्यूमेरिकल किया था, मान लिया। अब आपको बताए जहां पे आप वैद्युत क्षेत्र डिफाइन करते हैं, उसकी इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं, उसको क्या मान लेते हैं आप, P पॉइंट मान लेते हैं। पिछले वाली बातें याद है ना, बिल्कुल सेम यहाँ पे अप्लाई करना है। ये चार्ज है, इसको चार्ज को कहां पे मान लेंगे, सेंटर पे। कहने का मतलब ये है सरफेस वाला चार्ज इस तरह से बिहेवियर करता है कि जैसे ये सेंटर O पे रखा है। बात क्लियर हो गई? अब क्या है, अब आपको बताइए चार्ज होगा तो चार्ज क्या करता है, फ्लैश को रिलीज करता है। जब ये फ्लैश को रिलीज करेगा तो इसके अराउंड क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आप किसी भी पॉइंट पे E को डिफाइन कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब आपको बताए कि भाई माना हमने यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे, तो सीधी सी बात है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी, दिख रही है ना, R मीटर हो जाएगी। तो क्या ये इसको फॉलो नहीं कर रहा, वही तो है, बिल्कुल सेम है। अब हमें पता है जैसा हमारे पास चार्ज का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही हम इस पे एक काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं। मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था कि गॉस की परिमेय का यूजेज जब हम करते हैं तो जैसा हमारे पास क्या होता है, चार्ज का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही उस पर एक कवर चढ़ा लेते हैं। कवर तो सब जानते हो ना, काल्पनिक पृष्ठ, इमेजिनरी सरफेस अपने साइड से मानना पड़ता है। हमारे माइंड में ये पॉइंट आता है कि भाई उस सरफेस को माने कितना बड़ा, ये भी तो आता है ना, माने कितना बड़ा। तो सीधी सी बात है, जहां पे आपको E डिफाइन करना है उससे टच होता हुआ आपको सरफेस मानना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे E डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको टच होता हुआ क्या मान लेंगे, एक सरफेस। अगर आपको इसकी सरफेस पे मानना होगा, डिफाइन करना है E को, तो इसके सरफेस पे मान लेंगे। बात समझ आ रही है ना, सरफेस। आपको ये तो पता है ना कि इस पे सरफेस मानना पड़ेगा। अब माइंड में आपकी ये बात नहीं आ रही कि सरफेस कितना बड़ा माने और कहां तक माने, तो सरफेस जिस पॉइंट पे आप E को डिफाइन करने वाले हैं उसके टच में आपको सरफेस मानना पड़ेगा। तो हम कहां पे डिफाइन करने वाले हैं, बाहर पॉइंट पे, तो इससे टच हमने क्या मान लिया, ये पॉइंट ध्यान रखना कि काल्पनिक पृष्ठ मानना कहां पे, कितना बड़ा मानना है। पॉइंट क्लियर है? अब देखो आगे क्या लिखा है उसने, आगे यही तो लिखा है, ये लिखा है देयर इज एन इमेजिनरी सरफेस ऑफ रेडियस R अराउंड इट। इसके चारों तरफ क्या है, एक R त्रिज्या का काल्पनिक पृष्ठ है। दिख रहा है ना, हम वही तो लिखते हैं जो यहाँ पे दिखता है। और क्या दिख रहा है आपको, और कुछ दिख रहा है? अब देखो देयर इज ए पॉइंट P एट डिस्टेंस ऑफ R मीटर फ्रॉम पॉइंट O। आपको दिख रही है ना, P की डिस्टेंस O से, इनके बीच की दूरी कितनी है, R मीटर। तो हमें R मीटर दिख रही है। कहने का मीन्स ये है जो भी आपको यहाँ पे दिखना है वही आपको यहाँ पे लिखना है। थ्योरी किसी को रटनी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको बताए हम करते कैसे हैं, हमारे जितने भी गॉस के यूजेज है करने का तरीका एक ही है सबको। पहले डीए से डिफाइन कर दो, फिर कंप्लीट से डिफाइन कर दो, उसके बाद आप फाई की वैल्यू लगा दो, फिर उसकी ए की वैल्यू लगा दो, आपका आर्टिकल क्लियर। डीए से निकाल दो पहले, डीए से आपको पता है कितना आता है, डीए से कितना आता है आपको पता है, डीए से आता है अपना डी फाई इज इक्वल टू ई। पहले तो ऐसे लिखते हैं ना हम वेक्टर में, पहले किस में लिखते हैं, वेक्टर में। वेक्टर को अगर हम क्या करते हैं, डी ए कोस थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पे। ई की डायरेक्शन और डी ए की डायरेक्शन क्या है, सेम। देखो ए की डायरेक्शन में तो अभी तो लिखा है हमने क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पी पे ज्ञात करनी है। पी के चारों ओर क्या है, छोटा क्षेत्रफल डी है, यहाँ पे बनाया नहीं हमने। पी के अराउंड क्या है, छोटा क्षेत्रफल डी है, और ई की और इसकी दिशाएं क्या, देखो ई की और डी ए की जो डायरेक्शन है वो सेम। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो यहाँ पे दिखना है आपको वो यहाँ पे लिखना है। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद होना चाहिए। इसी से हम करेंगे न्यूमेरिकल भी। अभी देखो इसकी नीड ही पड़ेगी न्यूमेरिकल में भी, आर्टिकल में भी। ये हो गया, आपको बताओ दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो इनके बीच एंगल कितना होगा, 0।
जीरो लगाओगे कोई जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा डी फाई कितना आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। आपको पता है जब कंप्लीट से करते हैं, आप कंप्लीट से निकालते हैं तो क्या करते हैं, आपको समाकलन का साइन लगाना पड़ता है, मीन समाकलन करना पड़ता है। और आपको मालूम है समाकलन क्या करता है, डी को कैंसिल कर देता है, डी क्या हो जाती है, इससे कैंसिल हो जाती है। जब डी कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, इस साइड बचेगा फाई और इस साइड बचेगा ई और इस साइड बचेगा ए। कोई दिक्कत। अब आपको पता है क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम पहले हम फाई की वैल्यू लगा देंगे और फिर हम ए की वैल्यू लगा देंगे, ई हमारा डिफाइन हो जाता है, हो जाता है ना। देखो आगे कोई दिक्कत यहां तक, अब देखो क्या होगा, ये तो आ गया ना। फिर हमारे क्या है, हमारा क्या आ गया था, ई आ गया ना। अब आपको पता है यहाँ पे क्या लगा दो आप, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि ई की फाई की वैल्यू पहले लगा दो, ए की, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसकी चाहो आप पहले लगा दो। वरना आपको पता है, ये तो आपको पता है ना कि जिसकी वैल्यू डिफाइन करनी होती है उनके पास में जो भी होते हैं उनकी वैल्यू को आपको लगाना होता है। फाई की वैल्यू लगा दें, फाई की वैल्यू कितनी आई थी, ये तो गॉस की थ्योरम होती है ना, तो हम क्या लगा सकते हैं इसकी जगह, और ई ए। अब ए की वैल्यू लगा दें, एरिया किसका लेते हैं, जो हमने सरफेस अपने साइड से माना है उसको लेते हैं। अब देखो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, और अब तुम्हें पता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर आता है ना, एरिया इसका सरफेस का, ये हो गया। ई तो डिफाइन करना है आपको, ई डिफाइन करना है तो इसको इस साइड लेके जाओ, तो ऊपर क्या अपना ये और नीचे कितना है 4 पाई है ना, और एप्सिलॉन नॉट इधर है ना, तो एक साथ लिख दो ना सबको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और हमारा आ गया ये ई की वैल्यू, राइट। इसको ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो, बात एक ही है। लेकिन हम थोड़ा अच्छा लगता है तो हम इसको क्या लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बात दोनों एक ही है, ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, राइट। तो ये किस पे निकाल लेते हैं हम, इसके सरफेस के आउट पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे, मतलब बाहर वाले पॉइंट पे। अगर हम सरफेस पे निकालना चाहें तो यही तो मैंने तुम्हें समझाया था कि आपको जैसे अपने पास ये है ना, तो आपको पता है भाई जहां पे आपको ई डिफाइन करना, वहां पे आपको पी पॉइंट मानना पड़ेगा, और जहां पे पी पॉइंट मानना पड़ेगा उसके टच में क्या बनाना पड़ेगा आपको, उसके टच में क्या बनाना पड़ेगा, उसके टच में आपको सरफेस बनाना पड़ेगा इमेजिनरी। अब पहले तो निकाल लेते आप यहाँ पे, देखो ध्यान समझो, इससे पहले निकाल लेते आप यहाँ पे, तो सरफेस आपने इससे टच बनाया था कि नहीं बनाया था। इस बार आप ई को कहां पे डिफाइन कर रहे हो, इसके सरफेस पे, तो आपको इस बार इमेजिनरी सरफेस कहां पे बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सरफेस और ये जो गोलीय कोश है वो सेम हो गए, एक दूसरे के कहां आ गए, ऊपर आ गए। तो पूरे आर्टिकल को करने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, देखो यहां पे हम क्या लगा रहे थे, यहां पे क्या लगा रहे थे, ये आपको पता है ये डिस्टेंस किसकी है, किसकी डिस्टेंस है, सरफेस की रेडियस है, इमेजिनरी जो सरफेस बनाया था उसकी रेडियस है ना ये। तो इसका मीन्स ये होगा कि यहां पे हम सरफेस की रेडियस को लगाते हैं, उसका स्क्वायर होता है ना यहाँ पे। इस बार क्या करेंगे, अब रेडियस क्या होगी इसकी, इस सरफेस की रेडियस क्या है, इस सरफेस की रेडियस तो तुम्हें पता है वही रेडियस है जो गोलीय कोश की रेडियस है, तो यहाँ पे रेडियस क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तो बस तुम्हें पूरा आर्टिकल सॉल्व नहीं करना, बस आर के इक्वल क्या रखना है, आर रखना है, और आर के इक्वल आर रखोगे तो आपका ये निकल आएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर इसके इंटरनल पॉइंट पे देखो, इंटरनल पॉइंट का मीन्स इसके अंदर किसी पॉइंट पे देखो ध्यान समझो, अगर हम इसके अंदर किसी पॉइंट पे देखें तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे अब हम इसके अंदर इस पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं कि ई की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है। अब आपको मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट तो माइंड में क्लियर है ना, कि जहां पे आप ई डिफाइन करेंगे वहां पे पी पॉइंट मानेंगे, और उस पी पॉइंट से टच ही अपना सरफेस बनता है। ये पॉइंट माइंड में क्लियर है बस। अब मान लिया हमें इसके इंटरनल पॉइंट पे डिफाइन करना है, ई को कहां पे डिफाइन करना है, अब इंटरनल पॉइंट पे, अंदर किसी भी पॉइंट पे। तो आपको पता है अब
सरफेस यहां पे मानना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, यहां पे क्या इसके इंटरनल कोई चार्ज है? क्या इसके इंटरनल कोई चार्ज है? नहीं ना। चार्ज आप सोचो, हमने ओनली ये माना तो है ना कि चार्ज इसके सेंटर में रखा है। क्या रियल में चार्ज इसके सेंटर पे रखा है? नहीं ना। अरे बात समझ नहीं आ रही। हम तो क्या था, सिंपल रूल ये कहता है कि चार्ज एक पॉइंट पे रखा होना चाहिए, तो था तो रियल में इसके पूरे सरफेस पे, लेकिन हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस सब चार्ज को, टोटल चार्ज को इसके सेंटर पे मान लिया था, लेकिन रियल में थोड़ी था वो उसके सेंटर पे। रियल में तो क्या है, इसके सरफेस पे। तो क्या इसके अंदर कोई चार्ज है? नहीं है ना। अब आपको पता है अगर चार्ज नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? जीरो। आपको पता है, क्योंकि Q जीरो ही होते ही E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इंटरनल पॉइंट पे पहले क्या देखा आपने? पहले देखा आपने एक्सटर्नल पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे देख रहे थे आप? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल पॉइंट पे देख रहे थे। फिर किस पे देख रहे थे आप? सरफेस पे। स्फेरिकल के सरफेस पे, पृष्ठ पे तो देख रहे थे। फिर हम देखेंगे क्या? एक्सटर्नल पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? नहीं, एक्सटर्नल तो देख लिया, इंटरनल पॉइंट पे। इंटरनल पॉइंट का मतलब अंदर वाले बिंदु पे। हिंदी में अगर बोले तो पहले देखा था हमने बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु का मतलब हमारा जो गोलीय कोष था उसके बाहर। फिर दूसरा पॉइंट देखा हमने उसके पृष्ठ पर, मतलब गोलीय कोष के पृष्ठ पर। और तीसरा पॉइंट है हमारा इंटरनल का मतलब उसके अंदर किसी बिंदु पर हम ई को देख रहे हैं। तो तीन टाइप से हम देखते हैं। इंटरनल बिंदु पे क्या आएगा आपको पता है? ई की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो आएगी। आपको रीजन पता है क्यों? क्योंकि जहां पे चार्ज होगा वहां पे ई होगा, जहां पे चार्ज नहीं होगा वहां पे ई नहीं होगा। खुद देख लो, खुद देखो। अगर Q को जीरो कर दूं मैं तो E भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो चार्ज होता है तभी E होता है, तभी V होता है, तभी F होता है। अगर ये नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। बात समझ आ गई? बिल्कुल सेम ही होता है हमारा कंडक्टर का। हमारा जो कंडक्टर होता है क्या होता है? कंडक्टर मीन्स चालक। जो हमारा चालक गोला होता है उसका भी आर्टिकल बिल्कुल सेम होता है। सेम का मतलब 19-20 का भी अंतर नहीं होता, बिल्कुल सेम होता है। बस क्या लिख देना वहां पे आपको, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था स्फेरिकल सेल। यहाँ पे क्या लिखा था? स्फेरिकल सेल। वहां पे क्या लिखना है आपको? कंडक्टर। बस इतना डिफरेंट करना, वरना करने का सेम होता है। ठीक है, समझ आ गया? अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। क्या करने वाले हैं? चैप्टर तो क्लोज हो गया था, बस ये बचा था तो मैंने रिवाइज कर दिया। अब करने हमें, अब न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना। न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना। क्या सबसे पहले क्या है, हमें न्यूमेरिकल में 3 टाइप से करना पड़ता है। पहले 3 स्टेप में करना पड़ता है। पहले तो हम वैल्यू को डिफाइन करते हैं, मीन्स छांटते हैं इसकी वैल्यू क्या दी है। फिर उसके बाद फॉर्मूला कोरिलेट करते हैं। फॉर्मूला कोरिलेट का मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सूट करने वाला है, फिर हम उसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहला काम क्या है? पहला काम है कि जो वैल्यू दे रखी है उसको नोट डाउन करना है हमें। नोट डाउन कब करेंगे? जब हमें पता होगा कि इसको सिंबल में क्या बोलते हैं। आपने देखा फॉर्मूले किस में आते हैं? हमारे सिंबल में आते हैं। सिंबल को अगर बोले, एक चीज सीख लो उससे पहले, उसे करने से पहले एक चीज सीख लो कि शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम सीख लो। शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम में क्या होते हैं? शॉर्ट का मीन्स किसी का नाम कंप्लीट बोलेंगे तो लॉन्ग नेम है। जैसे हमने बोला, जैसे हम बोलेंगे एप्पल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? APPLE एप्पल। एप्पल को शॉर्ट में किससे दिखा सकते हैं हम? ए से दिखा सकते हैं। बिल्कुल सेम ट्रिक यहाँ पे होती है, बिल्कुल सेम ट्रिक। वहां पे फुल में लिखा होता है, न्यूमेरिकल के अंदर फुल में लिखा होता है, आपको उसे शॉर्ट में नोट करना होता है। बात समझ आ गई? तो इंग्लिश वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होता है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई से आता है, तो ये किसको, इसे शॉर्ट में कैसे दिखाएंगे? ई से। लेकिन हिंदी वालों को हो सकता है थोड़ा दिक्कत आ जाए, उन्हें वर्डों का मीन्स पता होना चाहिए, वरना उनके समझ में नहीं आएगा। वो कैसे निकालेंगे? देखो, उनको पता है ये होता है वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। शॉर्ट में लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट वर्ड किससे आया? ई से, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? ई से। तो हिंदी वालों को ऐसे यहाँ पे सॉल्व करना है। कम से कम इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि मेन टॉपिक तो पता होने चाहिए ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होना चाहिए। जैसे फोर्स है,
क्या है, फोर्स। तो हिंदी वाले को दो चीजें याद होनी चाहिए, इंग्लिश वाले की तो टेंशन ही खत्म है। फोर्स, फोर्स किससे आता है, एफ से, शॉर्ट में एफ से दिखा दो, बस बात खत्म। अब हिंदी वालों को पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं इसको हिंदी में, बल, और बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स, इसलिए इसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर है, अब दिक्कत नहीं आएगी। चले, अब देखो क्या करना है, यहां पे ध्यान रखना कि यहां पे तुम्हें पता है मिस्टेक तो टाइपिंग में हो जाती है। मिस्टेक क्या होती है, टाइपिंग में हो जाती है, लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि टाइपिस्ट हमारा क्या था आज, थोड़ी उसकी तबीयत खराब थी, दो चार क्वेश्चन उससे टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हुई है, लेकिन मैं बताता हूँ उसको, और कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है, अब आते हैं क्या, न्यूमेरिकल वही कर सकता है, पहले तो उसको शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम पता होना चाहिए। ध्यान रखना, अच्छे से समझने के पॉइंट को, न्यूमेरिकल अभी समझ में आएंगे, जिसके कभी भी नहीं आए ना उसके भी समझ में आएंगे पक्का। बस क्या है, ध्यान से देख लो उसको करते कैसे। हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में वैल्यू को नोट डाउन, ध्यान रखना न्यूमेरिकल को हमेशा कितने स्टेप में करोगे, स्टेप आपको 3 लेने हैं इसके, स्टेप आप कितने 3 स्टेप में करोगे। 3 स्टेप में करोगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है पहले ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है, राइट। अब देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला यदि किसी आवेशी चालक पर, क्या है, एक हमारा क्या कंडक्टर है, कैसा है, चार्ज कंडक्टर है, हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है। चार्ज कंडक्टर का मीन जानते हो, मैंने बोला आप आर्टिकल भी तभी कर सकते हैं जब आपको क्या पता होना चाहिए, आपको आर्टिकल भी तभी अच्छे से करोगे जब आपको डायग्राम पता होगा, और न्यूमेरिकल भी तभी अच्छे से करोगे जब डायग्राम आपको पता होगा। अगर डायग्राम पता नहीं होता तो पता नहीं चलता कि बोलना क्या चाह रहा। आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है ना, उसने बोला है क्या, इस पे कितने, इतने ज्यादा है, मतलब 1000, हाँ 1500 इलेक्ट्रॉन क्या है इस पे, ज्यादा है। कितने, अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे दे रखा है इलेक्ट्रॉन संख्या, संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, नंबर, और नंबर को किससे शो करोगे आप, एन से। तो उसने दे रखा है एन, एन कितना है उसका 1500 दे रखा है। अब उसने बोला है कि इस पे क्या बताना है आपको, यहाँ पे टाइप गलत हो गया, दिखता है। उसने पूछा है यहाँ पे कि चार्ज की वैल्यू पूछी है, क्या डिफाइन करना है आपको, आपको बताना है कि चार्ज कितना होगा उस पे, चार्ज उस पे कितना होगा। इसको छोड़ो, कोई नहीं, इसको छोड़ दो। उसने पूछा है क्या, चार्ज कितना होगा। अब चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, क्यू से ना, तो उसने किसकी वैल्यू पूछी है, क्यू की वैल्यू पूछी है। बात समझ आई। अब देखो अगर इसे बिल्कुल इंटरनल समझना चाहते हो तो आपके पास क्या है, डायग्राम में हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, उसने बोला है कि इतने अधिक है, ज्यादा है, इतने अधिक है ना, क्या इस पे इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन इस पे आए होंगे, इस पे कितने आए होंगे 1500, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन इस पे आए होंगे। अब खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कैसा चार्ज आता है, माइनस आता है। अब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो कितना चार्ज आता है, आपको पता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस इतना आता है अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो। अब इतने इलेक्ट्रॉन आए तो क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और डायरेक्टली भी सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने एक फॉर्मूले का यूज किया था, कौन सा, Q इज इक्वल टू एन ई। मैंने बोला था जैसे आईआईटी की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, तो उनको क्वेश्चन ऐसे करना चाहिए। देखो ध्यान से समझ लो, जैसे मान लो आईआईटी की नीट की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्वेश्चन ऐसे करना चाहिए, उसे रीजन भी पता होना चाहिए कहां से क्या चल रहा है। लेकिन अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार को ये चल सकता है कि आपको पता है क्या, एन दे रखा है और क्यू डिफाइन करना है, और हमें पता है फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो हम क्या करेंगे, क्यू डिफाइन कर सकते हैं। क्यों, अब उसने, आप बोलोगे ई की तो वैल्यू दे नहीं रखी उसने, तो ई की वैल्यू इसलिए नहीं दी क्योंकि ई की वैल्यू सबको पता होती है। तो ई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस
इतने, ठीक है। और कैसी होती है ये, माइनस में। तो क्या यहाँ पे वैल्यू रख देना। पहले क्या किया हमने, वैल्यू जो दे रखी थी उसे नोट डाउन किया। नोट डाउन करने के बाद हमने फॉर्मूला देखा कौन सा यहाँ पे अप्लाई होता है। कोरिलेट का मतलब होता है ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये आते हैं, ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये सब आते हैं, कोरिलेट करते हैं इनको। इन कोरिलेट का मतलब इन सबको जोड़ता है। जोड़ेगा कब फॉर्मूला, जब ये इस फॉर्मूले में आते होंगे। कोरिलेट फॉर्मूला ये। अब आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एन की वैल्यू लगा सकते हैं आप। अब इसको कैसे लिख सकते हैं ये बताओ। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 10 की पावर 2 लिख सकता हूं ना। बस आप ऐसे इसको, अब देखो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट ही होगा उसमें। माइनस का इतना और 10 की पावर -19। कैलकुलेशन करने का सिंपल सा मेथड है, नंबर को एक साइड करो और पावर को एक साइड करो, कंफ्यूज नहीं होगे। तो हमारे पास नंबर कितने, एक ये नंबर और एक ये, तो क्या करेंगे, माइनस का 1.6, पावर कितनी है 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -19, इतनी है ना। अब आप कैलकुलेशन तो कर सकते हो। तो फाइनली क्या आएगा, माइनस। तो इस पे चार्ज कैसा आ गया, माइनस। तो इसका नेचर कैसा है, निगेटिव। और चार्ज आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे चले, ये तो बात समझ आ गई। आप देखो, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ तो आ रहा है, करना कैसे, करना कैसे। सबसे पहले आपको सिंबल का मीन जरूर पता होना चाहिए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट नेम में क्या बोलते हैं, लॉन्ग नेम में क्या बोलते हैं। आप देखो यहां पे क्या बोला है उसने क्या बोला है यहाँ पे, इतनी देर लगी, एक मिनट 2 मिनट लगते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे उसने बोला है क्या, यहाँ पे आपको निकालना है क्या, उसने बोला है कैलकुलेट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन। उसने बोला है 2 प्रोटोनों के बीच जो बल लगता है उसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। अब उसने बोला है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस दे रखा है इनके बीच, तो क्या डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, फोर्स बोला उसने। देखो ये ना वल, वल को क्या बोलते हैं, साफ साफ लिखा है, कहां पे गया, फोर्स। और फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। तो क्या डिफाइन करना है हमको, एफ डिफाइन करना है। और डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है। देखो करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है न्यूमेरिकल को, वो ये होता है जिस टॉपिक पे न्यूमेरिकल है उसका डायग्राम बना लो, बड़े अच्छे से समझ में आता है। फिर आपको पता है कि वल किस पे डिपेंड करता है, कूलाम के नियम पे। किस पे, कूलाम के नियम पे। तो सीधी सी बात है, आप कूलाम के नियम का डायग्राम बना लो। अगर आपको एकदम एक्सपर्ट करके न्यूमेरिकल करने के आपको बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, तो जिस टॉपिक पे न्यूमेरिकल दिया है उस टॉपिक का आप डायग्राम बना लो, टेंशन खत्म। अब आपको पता है 2 चार्ज दे रखे हैं, 2 चार्ज होते हैं ना। तो यहाँ पे 2 चार्ज की जगह दोनों प्रोटॉन, यहाँ पे भी Q1 की जगह भी क्या दे रखा है उसने, एक प्रोटॉन, Q2 की जगह भी क्या दे रखा है, प्रोटॉन। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बोला है उसने, 4 इंटू 10 की पावर -50, ऐसी तो दे रखा है। यहाँ पे माइनस ऊपर है, ये 50, कोई दिक्कत, ये दे रखा है। अब आप सोचोगे कि भाई ये, अब देखो आपको ये भी पता चल जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस को किससे शो करते हैं हम, कूलाम के नियम में साफ साफ लिख रखा है, आर से शो करते हैं। तो ये वैल्यू किसकी होगी, डिस्टेंस आर की वैल्यू हो गई। तो आर कितना हो गया अपना, 4 इंटू 10 की पावर -50, कोई दिक्कत। अब आपको पता है Q1 की जगह P है, तो Q1 की जगह क्या लें आप, तो आपको पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा वही तो यहाँ पे चार्ज होगा है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। दोनों में डिफरेंट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस का होता है इतना, प्रोटॉन पे इतना प्लस का होता है। तो इसका मतलब इस प्रोटॉन पे भी कितना चार्ज होगा, 10 की पावर माइनस, लेकिन प्लस का होगा, इस पे भी कितना होगा, 1.6 होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, कोई दिक्कत। तो Q1 की जगह भी क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब इतना चार्ज। Q2 की जगह भी क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का मींस इतना चार्ज। तो Q1 की वैल्यू भी कितनी दे रखी है उसने, अब तुम्हें पता है ना Q1 Q2 की वैल्यू क्या जाएगी, दोनों की इक्वल जाएगी। और कितनी है, कितनी है
1.6 इंटू 10 की पावर, बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे, -19, ये हो गई ना। अब आपको पता है, समझ आ रही है ना, अगर आपको हाईएस्ट लेवल पे न्यूमेरिकल करने की जिसमें आपको दिक्कत भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, समझ में भी कंप्लीट आना चाहिए, तो जिस भी टॉपिक पे आपका न्यूमेरिकल दे रखा है तो आर्टिकल तो सी बात आपको करने पड़ेंगे, आर्टिकल नहीं करोगे न्यूमेरिकल एक भी समझ में नहीं आएगा। तो उस आर्टिकल का डायग्राम बना लो। देखो हम सब आर्टिकल भी डायग्राम से करते हैं, न्यूमेरिकल भी। इससे क्या होगा, पता चल जाएगा किसकी वैल्यू क्या दे रखी है, एकदम क्लियर वर्डों में। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, देखो यहां पे देखो, अब क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम इनका कोरिलेट करने वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सबको बताइए तो कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। मैंने बोला सॉल्व मैं नहीं कराऊंगा, सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि सॉल्व कराऊंगा तो मैं बहुत कम सवाल करा पाऊंगा, फिर सॉल्यूशन तो सबसे आता है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे के क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसने मीडियम नहीं बोला। अगर वो मीडियम नहीं बोलता है तो सीधी बात है, आपको क्या लगाना है, वायु में लगाना है। उसने बोला ही नहीं मीडियम, तो सीधी बात है एयर में रखा हुआ है वो। कोई दिक्कत, कर सकते हो ना, वैल्यू तो रख सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी पता है, इसकी पता है। अब देखो एक चीज और समझ लो यहाँ पे, ध्यान से एक चीज समझनी है आपको, वो ये समझनी है कि एक टॉपिक पे वो और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैं एक टाइप का क्वेश्चन एक कराऊंगा, क्योंकि एक टाइप पे मैं 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा तो फायदा तो कुछ नहीं होगा, आपको तो बस आना चाहिए। देखो क्या हुआ, इस बार उसने Q1 की वैल्यू दी, Q2 की वैल्यू दी, R की वैल्यू दी, F की वैल्यू निकाल ली, डिफाइन कर रही है ना। हो सकता है अगली बार वो Q1 की वैल्यू डिफाइन करा ले, Q2 की दे सकता है, R की दे सकता है, F की दे सकता है। हो सकता है उससे अगली बार क्या करे, वो Q1 की वैल्यू डिफाइन करा ले, हो सकता है उससे अगली बार R की वैल्यू। तो सीधी सी बात है, फॉर्मूले में जितनी भी डिजिट हैं उसमें से वो किसी की वैल्यू भी डिफाइन करा सकता है, लेकिन बाकी की वैल्यू वो देगा, इस बात की टेंशन नहीं लेनी। जैसे मान लो अगली बार उसने R की वैल्यू डिफाइन करा ली, किसकी वैल्यू डिफाइन करा ली, R की, तो क्या करोगे आप, R की वैल्यू डिफाइन करोगे, R की वैल्यू डिफाइन करोगे। लेकिन आपको ये पता है ना, जिसकी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं उसको वन साइड कर लेते हैं, बाकी सबको वन साइड, क्योंकि अगर आप वैल्यू रख के उसको वन साइड करोगे ना तो थोड़ी दिक्कत आती है। वैल्यू रख के इतनी बहुत सारी वैल्यू हो जाती है, फिर इधर उधर करते हो तो प्रॉब्लम आती है। तो आप ऐसा किया करो, फॉर्मूले में भी उसको एक साइड कर लिया करो। तो मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया उसने, F डिफाइन कराया, क्या डिफाइन कराया, हो सकता है सेकंड क्वेश्चन में वो R डिफाइन करा ले, फॉर्मूला तो ये रहेगा। तो क्या करोगे, R को आप वन साइड लेके जाओगे, आपको पता है यहाँ पे ये तो कहां पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, और यहाँ पे तो ये यहाँ पे पहुंचेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को एक्सचेंज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F, नीचे पहुंच गया ना। आपको निकालना है क्या, R² थोड़ी निकालना है, तो यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा, रूट, और ये आ जाएगा ये। बात तो समझ आ रही है। हो सकता है उससे अगली बार वो क्या डिफाइन करा ले, Q डिफाइन करा ले, तो क्या करोगे आप, Q को एक साइड कर लोगे, बाकी सबको एक साइड कर लोगे। जैसे समझ रहे हो ना, मैं समझाना चाह रहा हूं कि एक टॉपिक अगर आपका माइंड में क्लियर है तो उस फॉर्मूले से वो कुछ भी पूछेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस क्या करोगे आप, जिसकी वैल्यू नहीं दी होगी उसकी डिफाइन कर लोगे, बाकी की वैल्यू देगा उसकी वैल्यू आप लगा दोगे। लेकिन करना ऐसी है, जिसकी वैल्यू डिफाइन करो पहले उसे वन साइड कर लिया करो, क्योंकि वैल्यू रखने के बाद जब इधर उधर करते हो तो बड़ी दिक्कत आती है। तो मान लीजिए Q1 डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, तो Q को एक साइड रहने दोगे, बाकी सबको एक साइड। तो यहाँ पे देखो Q1 निकालना है हमें, इससे मेन फॉर्मूला तो ये है इसका। तो Q को तो रहने देंगे हम इसी साइड, बाकी सब पहुंचेंगे दूसरी साइड की। तो यहाँ पे R, तुम्हें ये तो पता है ना, ये डिवाइड में होगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में होगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो ये किस में, डिवाइड में, तो ये कहां पे जाएगा, F की मल्टीप्लाई में। किसकी जाएगा, F की मल्टीप्लाई में। ये क्या है देखो, Q1 के मल्टीप्लाई में, तो ये कहां में जाएगा, ये भी कहां पे पहुंचेगा, मल्टीप्लाई में। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये देखो क्या है इसकी मल्टीप्लाई में, तो कहां में पहुंचेगा, डिवाइड में। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि एक टॉपिक पे, ध्यान से समझो, एक टॉपिक पे हमारे फॉर्मूले से वो कितने तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि मैं हर तरह से क्वेश्चन कराऊंगा तो सब टॉपिक के क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा। पता चल गया ना कूलाम के नियम पे कितने पूछ सकता है। इस तरह से वो वैल्यू चेंज कर करके पूछ सकता है। इस बार ये वैल्यू दी है, अगली बार जब ये पूछेगा तो किस किस की वैल्यू देगा, वो ये पूछेगा तो Q1 Q2 की वैल्यू दे सकता है F की जगह,
और आर की पूछ लेगा। अगर उसे Q1 डिफाइन करना होगा तो क्या करेगा, वो F की वैल्यू देगा, आर की वैल्यू देगा और Q2 की वैल्यू देगा। कोई दिक्कत? एक टॉपिक समझ आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो ये भी ऐसे ही है ना, इसने भी ऐसे ही किया है। देखो क्या है, डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ पे भी क्या डिफाइन करना है, बल। मैंने बोला कौन से कॉन्सेप्ट पे है ये, कूलाम के नियम पे। कूलाम के नियम पे है ना, तो कूलाम के नियम पे तो सीधी सी बात है, उसी का डायग्राम आपको पता होना चाहिए, आप डिफाइन कर लोगे। कूलाम के नियम का डायग्राम क्या होता है, Q1 Q2 बीच की डिस्टेंस R, और इसमें लगता है F लगता है ना दोनों के बीच। अब देखो क्या बोला उसने बोला है दो हमारे पास गोलियां हैं। क्या है, गोलियां हैं। तो क्या होगा, दो गोलियां हैं और क्या है, उनमें क्या बोला उसने 105, मतलब 10 की पावर नहीं है, 105 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी का मतलब इन पे इतने इलेक्ट्रॉन, जैसे वहां पे पीछे क्या थे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो उसने पूछा है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा फॉर्मूला ये था Q1 Q2। अब यहाँ पे क्या है, उसने Q1 की जगह एक छोटी सी गोली रख दी, Q2 की जगह भी क्या रख दी, एक छोटी सी गोली रख दी। अब उसने बोला इससे 105 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इससे भी क्या हो गए, 105 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और इससे भी क्या हो गए, 105 इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें पता है जब इलेक्ट्रॉन गए हुए, एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो कितना चार्ज आता है, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 आता है ना। अब इस पे फाइनली कितना आएगा, चार्ज निकालने का याद है, कैसे निकालते हैं हम, अभी किया था। Q बराबर किससे निकालेंगे, Ne से। Q बराबर किससे निकालेंगे, Ne से निकाल लेंगे, Q बराबर Ne से निकाल लेंगे। तो इस पे भी चार्ज आ जाएगा, दूसरी गोली पे भी चार्ज कितना आएगा, सेम ही आएगा, Q बराबर Ne। तो मान लो इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज हमारा कितना हो गया, Q1, और इस पे चार्ज कितना हो गया, Q2। Q1 Q2 हो गया ना। देखो ध्यान से समझो, हमें पता है कि भाई ये जो न्यूमेरिकल है वो किस पे है, कूलाम के नियम पे। कूलाम के नियम पे अगर कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो उसमें दो आवेश होंगे और बीच की दूरी कुछ उसमें दे रखी होगी। अब यहाँ पे क्या उसने डायरेक्ट चार्ज नहीं बताया, डायरेक्ट चार्ज नहीं बताया कि Q1 कितना है और Q2 कितना है। उसने क्या किया, उसने ये बोल दिया कि इस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे 105 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब खुद सोचो भाई कि डायरेक्ट तो उसने चार्ज नहीं बताया कि इस पे कितना चार्ज है, लेकिन आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो इस पे भी कितना चार्ज आएगा, Q1 भी क्या हो जाएगा, प्लस का Ne, और Q2 भी क्या हो जाएगा, प्लस का Ne। बताओ कोई दिक्कत। तो Q2 और Q1 की वैल्यू हम इससे डिफाइन कर लेंगे ना, कैसे, देखो क्या है, और उसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है इन दोनों गोलियों की कितनी है, 1 मीटर। कितनी है, 1 मीटर। अब देखो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, अब आपको पता है भाई कूलाम के नियम पे कर रहे हैं हम। Q1 की जगह पहली गोली आ गई और उसका चार्ज हमने Q = Ne से डिफाइन कर लिया। Q2 की जगह दूसरी गोली आ गई, इसका भी हमने Q बराबर Ne से चार्ज डिफाइन कर लिया। तो Q1 भी आ गया और Q2 भी। बीच की दूरी उसने दे रखी है कितनी, 1 मीटर, और बीच की दूरी को डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं हम, R से। तो R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 मीटर। और Q1 Q2 की वैल्यू क्या आ गई, Q1 बराबर, दोनों बराबर आएंगे ना, प्लस का Ne आ गया। अब क्या करना है आपको F डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, F डिफाइन करना है। तो आप लगा देंगे, सीधी सी बात है। पहले क्या करेंगे, पहले तो आपको Ne करके आपको वैल्यू डिफाइन करना है। क्या करना है इसकी, 15 इंटू 10 की पावर कितना दे रखा उसने। हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है इसको, हमें यहाँ पे क्या करना है, Ne, N बराबर कितना हमारा, ये हो गया, ये फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है, हाँ, Q बराबर Ne। अब तुम्हें पता है N की वैल्यू कितनी है और E की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो Q1 Q2 की वैल्यू आप यहां से मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे, और R आपके पास ये दे रखी है, और आप F डिफाइन कर सकते हो किस फॉर्मूले से, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर देखो तुम खुद सोचो, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा, जब कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको पता होगा कि कहां से क्या कैसे आया है। हमें पता था कि भाई ये जो दे रखा है उसने कूलाम के नियम पे दे रखा है, कूलाम के नियम पे दे रखा है तो दो चार्ज होंगे, इनकी कुछ बीच की डिस्टेंस होगी। तो पिछले सवालों में तो उसने बता दिया था कि Q1 Q2 की वैल्यू है। देखो कभी कभी ऐसा होता है, दो टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, अगर उसने Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू डायरेक्ट बताई होती तो वो डायरेक्ट हो जाता, लेकिन उसने Q1 Q2 की वैल्यू बताई नहीं, आपको इनडायरेक्टली बताई है कि इससे इलेक्ट्रॉन इतने मूव हो गए। तो आप क्या करेंगे, आप उसको Q इज इक्वल टू एनी के फॉर्मूले से चार्ज को निकालेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट चार्ज नहीं दे रखा है, लेकिन आप Q इज इक्वल टू एनी की यूज करके चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होता है इनडायरेक्ट तरीके से वैल्यू को देना। डायरेक्ट नहीं बताया कि उसने कितने कितने चार्ज है, लेकिन उसने इनडायरेक्ट तरीके से बताया, क्योंकि हमें Q बराबर एनी का यूज करके चार्ज को डिफाइन करना। और अगर वो डायरेक्ट बताया था कि एक पे 2 कूलाम और एक पे 3 कूलाम का चार्ज है तो दिक्कत ही नहीं थी। आगे चले, ये भी सेम ऐसे ही है, बिल्कुल सेम है। अब देखो यहाँ पे भी दे रखा है उसने, यहाँ पे देखो क्या है, ये भी किस पे, ये भी कूलाम के नियम पे ही है। उसने क्या बोला है, देखो यहाँ पे हमारे पास 2 चार्ज है, कितने, एक तो +2 है हमारे पास, कितना है +2 और +6 काय में दे रखा है, इसमें माइक्रो कूलाम में दे रखे हैं। तो आपको बताया माइक्रो 2 चार्ज दे रखे हैं, 2 चार्ज मींस एक वैल्यू हो गई हमारे पास किसकी, Q1 की और एक Q2 की। तो Q1, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप Q1 किसी को मान सकते हो, Q2 किसी को, लेकिन आपको पता है 1 का मतलब होता है जो पहले आया उसे 1 मान लो, जो बाद में आया उसे 2 मान लो। रूल तो यही कहता है। तो पहले क्या दिया है उसने 2, तो हमने 2 को 1 मान लिया। और माइक्रो को बदलने के लिए आपको पता है 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करनी होती है। दूसरा चार्ज क्या दिया है उसने 6, तो क्या करोगे आप, 2 चार्ज दे रखे हैं उसने Q1 Q2। अब उसने बोला है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, उसके 20 न्यूटन का क्या लगा है इसमें, 12 न्यूटन का, हाँ 12 न्यूटन का क्या लगा उसमें, फोर्स लगा है, F लगा है। तो F कितना है यहाँ पे आपको निकालना क्या है, तो सी बात है, क्या बचा, Q1 Q2 दे रखा है, F दे रखा है। तो आपको पता है कूलाम के नियम में एक ही चीज और होती है R, तो R ही डिफाइन करना होगा। तो सीधी सी बात है, उसने बोला है कि क्या डिफाइन करना है, यहाँ पे R डिफाइन करना है। न्यूटन बल से करता है, तो यदि इनकी अब देखो क्या है, पहले क्या था मैंने बताया था 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंट करने में मिस्टेक हो गए। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, पहले आपको R डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, R डिफाइन करना है, प्रिंट नहीं हुआ वो, R डिफाइन करना है। और R के बाद आपको ये डिफाइन करना है। R डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, R आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैंने बता ही दिया, अभी बताया था कि आप फॉर्मूला कोरिलेट करोगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू निकालते हो तो क्या करते हो इसको एक्शन, तो R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन F पहुंच जाएगा ना यहाँ पे। अब R निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन F है ना, F। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। देखो सॉल्यूशन तो बच्चों वाली चीज है, ये तो आपको मल्टीप्लाई तो आपको आती होगी, कोई दिक्कत। अब उसने बोला है, देखो क्या, अब इन्हें क्या किया उसने 4 माइक्रो कूलम का चार्ज और दे दिया। कितने का, देखो जैसे समझो, यहाँ पे हमारे पास क्या बोला है उसने, यहाँ पे 2 चार्ज रखे थे, एक चार्ज ये पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे कितने का था 2 माइक्रो कूलम का, और यहाँ पे कितने का था 6 माइक्रो कूलम का। ऐसे 2 चार्ज रखे थे ना, तो उसमें उसने बताया है कि यहाँ पे हमें R डिफाइन करनी थी। क्या डिफाइन करना था, R डिफाइन करना था। और F उसने दे रखा था, F कितना दे रखा था उसने, न्यूटन। ये था
आर हमने डिफाइन कर लिया। अब उसने बोला है भाई इनको कितने कितने 4 माइक्रोकूलाम का चार्ज और दिया जाता है। कितने माइक्रोकूलाम का? 4 दोनों को। तो अगर इसको 4 और दोगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इस पे 6 माइक्रोकूलाम हो जाएगा ना। इसको भी 4 दोगे तो इस पे कितना हो जाएगा? तो कितना हो गया यहाँ पे? 6 एंड 10 माइक्रोकूलाम। अब आपको पता है क्या आर, अभी आप क्या करेंगे, इसे डिफाइन ही कर लेंगे। तो आप न्यू फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है आर आपने ऑलरेडी डिफाइन किए और उसने क्या किया, इतना चार्ज इसको और दे दिया। आप हमने क्या पढ़ा था, मैंने बोला था कि इसका यूज कहाँ पे होता है, जब चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो मैंने बोला था कि इनको इनको स्केलर रूल से ऐड किया जाता है। स्केलर रूल से ऐड किया जाता है ना, मतलब क्या करो, इनको ऐड कर दो अगर फाइनल बताना है, क्योंकि ये स्केलर चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, अगर इसका फाइनल बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, ये हमने पढ़ा था चार्ज की प्रॉपर्टी में। अब यहाँ पे 2 है, 4 इसको और दिया तो क्या करेंगे हम, स्केलर से क्या कर देंगे, इसका ऐड कर देंगे। 4 और 2 = 6, ये पढ़ा था ना प्रॉपर्टी में। अगर यहाँ पे माइनस होता, फॉर एग्जांपल माइनस होता तो क्या करते, तब भी आप ऐड करते। अगर माइनस का मान लो इसको कितना देता, माइनस का 4 देता, कितना देता, माइनस का 4 देता, तो आपको पता है प्लस का 2 है और माइनस का 4, तो प्लस का 2 माइनस 2 को क्या कर देता, कैंसिल कर देता। तो यहाँ पे क्या बचता, माइनस का 2, और यहाँ पे क्या देते हम, माइनस का 4 देते, तो माइनस का 4 प्लस के 4 को क्या कर देता, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या करता, प्लस का 2। मेरा कहने का मतलब ये है, चार्ज वो प्लस में भी दे सकता है और माइनस में भी दे सकता है। आपको तो फाइनल बताना है कि कितना आया है। समझ आ गया? अब आगे देखो आप, अब देखो ये भी बिल्कुल सेम ही है, सेम ही है ना, ये भी सेम है। देखो क्या दे रखा है उसने, चार्ज दे रखे हैं। एक कितना है 9e और एक कितना है ओनली e। 9e का मतलब क्या हो गया, 9e का मतलब हो गया 9e। 9e का मतलब आप क्या करोगे, e की वैल्यू लगा दोगे, e की जगह 1.6 × 10 की पावर माइनस लगा दी। ऐसे दूसरा चार्ज कितना दे रखा है, e का मतलब 1.6 × 10 की पावर माइनस Q1 Q2 की वैल्यू आ गई। उसने देखो डिस्टेंस दे रखी है कितनी, r कितनी दे रखी है, 16 सेमी। सेमी का मीन 10 की पावर माइनस कितना होता है, सेमी का 2 मीटर, ये दे रखा है ना। तो क्या बोला उसने, इतनी इतनी दे रखे हैं, इतनी सेमी दूरी पर है इनके बीच। यहाँ पे क्या है, नहीं इसको नहीं करना आपको, बस इनके बीच आपको एफ डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, इनके बीच F1 डिफाइन करना। इसको भी नहीं करना, इसमें क्या है मिस्टेक है कुछ, हाँ इसको करना है, 10 की पावर इतना है कूलम। यहाँ पे क्या है, देखो ये यहाँ पे ये 28.0 × 10 की पावर 8, क्या इतना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, यहाँ पे दे रखा है आपको कि चार्ज दे रखा है, चार्ज की वैल्यू क्या दे रखी है, इतनी दे रखी है। और उसने क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, इतनी। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, चार्ज की। चार्ज मींस क्यू की, 10 की पावर कितना हो गया 8। यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस ई की वैल्यू, इसकी वैल्यू ई की कितना 450। अब यहाँ पे देखो आगे क्या डिफाइन कराना है, इनके बीच की कितनी दूरी पर, आपने पूछा, उसने पूछा दूरी पर, डिस्टेंस कितनी होगी इनके बीच, आर पूछा है ना। आपने क्या किया था, याद करो, ऐसा कुछ किया था, पॉइंट था, वो पॉइंट था एक, उस पे क्या रखा था, क्यू चार्ज रखा था। आर डिस्टेंस पे आपने क्या डिफाइन की थी, पॉइंट पी था, इस पे ई डिफाइन की थी, याद करो। मैंने बोला अगर डायग्राम पता होगा तब अच्छे से न्यूमेरिकल होंगे। तो तुम्हें पता है क्यू की वैल्यू उसने, ई की वैल्यू उसने, आर की वैल्यू उसने पूछी है, और आपको पता है इसका फॉर्मूला कौन सा होता है इस डायग्राम का,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बस ये तो लगाना है। जिसने बच्चे ने वैल्यू नोट कर ली और उसका आर्टिकल एकदम क्लियर है तो एकदम वो वैल्यू को नोट कर लेगा और फिर कर सकता है। ये ध्यान रखना, आर्टिकल के बिना नहीं होने की न्यूमेरिकल कैसे भी। ये हो गया, क्योंकि अगर आर्टिकल नहीं होंगे तो आपको यही पता नहीं चलेगा ये किसकी वैल्यू है, कहाँ होता है, ई कहाँ होता है, एफ कहाँ होता है, आर कहाँ होता है, पी कहाँ होता है। तो यहां पे क्या होगा, हम फिर क्या कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, जिसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं उसको एक साइड कर लो। यहां पे क्या होगा, यहां पे आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन। आपको पता है नीचे अगर होता है जिसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं तो हम एक्सचेंज कर देते हैं। एक्सचेंज का मींस आर स्क्वायर की जगह वो आ जाएगा और इसकी जगह ये आ जाएगा। तो क्यू अपॉन क्या होगा, ई। अब वैल्यू डिफाइन और आपको निकालना है आर, ना कि आर स्क्वायर। तो ये किस में जाएगा, रूट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ई। अब वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो समझ आ गया ना। तो पहले क्या होना चाहिए, पहले आपको आर्टिकल आना चाहिए और आर्टिकल का डायग्राम आना चाहिए। जैसे आर्टिकल का डायग्राम, और आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं और शॉर्ट में इसको हम कैसे नोट करते हैं, राइट। अब देखो आगे चले। यहां पे क्या उसने बोला है, यहां पे थोड़ी मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग में। तो यहां पर आपको कर लेना है 2 कर लेना है। कितना कर लेना है, हाँ। अब देखो क्या है, यहां पे उसने चार्ज दे रखा है। कितना चार्ज दे रखा है, 2 कूलम का चार्ज दे रखा है। क्यों कितना है हमारा, 2 कूलम है। उसने बोला है यहाँ पे फोर्स कितना लगा है, कितना फोर्स अप्लाई हुआ है यहाँ पे, 2.25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मतलब ई निकालनी है। आपको ये करने के बाद क्या करना होता है, याद करो फॉर्मूला कोरिलेट। कौन सा फॉर्मूला ऐसा जिसमें आते हैं ये, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। आप क्यू नॉट भी लिख सकते हो और आप इसको क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। क्यू लिख दो, या अगर परीक्षण आवेश बोले तो क्या लिख देना आपको, क्यू नॉट, और नहीं बोले तो क्या लिख देना आपको, क्यू। क्लियर है? आगे देखो, ठीक है ना। अब देखो इस टॉपिक में क्या किया, इसको भी समझा देता हूं। इसमें क्या पूछ लिया उसने, ई की वैल्यू डिफाइन कराई है। हो सकता है नेक्स्ट में क्वेश्चन में वो किसकी वैल्यू डिफाइन कर ले, एफ की। हो सकता है नेक्स्ट में किसकी डिफाइन करा ले, क्यू की। तो किसी की भी करा सकता है। ये आप कब वैल्यू नोट कर सकते हो, ये वैल्यू कब नोट कर सकते हो, जब आपने आर्टिकल को पढ़ा होगा, आपको पता होगा ई किसको बोलते हैं, एफ किसको बोलते हैं, क्यू किसको बोलते हैं। आगे चले, देखो क्या हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने लगूंगा ना, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए बस क्वेश्चन होते कैसे। तो हमें तो ये पता है जो वैल्यू दी है ना उसको नोट कर लो, और जिस टॉपिक पे वो क्वेश्चन दिए, जिस टॉपिक पे क्या वो क्वेश्चन दिए उसे क्या कर लो, उस टॉपिक को, उस डायग्राम को बना लो, एकदम पता भी चल जाएगा किसकी वैल्यू दी है किसकी वैल्यू नहीं दी है, क्या करना है। आगे देखो क्या है, उसने बोला यहाँ पे दे रखा है न्यूटन पर कूलम। अब देखो क्या है, उसने किसकी वैल्यू दी है ये। हाँ एक चीज और बताने वाला हूं मैं। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू को 2 तरह से नोट कर सकते हैं। एक तो क्या, एक तो वो लिखा होता है किसकी वैल्यू। देखो इतना तो सब बच्चे पहचान ही सकते हैं ना कि यहाँ पे वो साफ साफ बताता है कि ये किसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू। ये तो बस दिक्कत ये आती है कि जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो उन्हें पता नहीं चलता ये वैल्यू किसकी है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आर्टिकल क्लियर होना चाहिए, वर्ड का मीन्स पता होना चाहिए, शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम की तरह। अब देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, न्यूटन पर कूलम दे रखा है, कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है। अच्छा ये थोड़ा टाइप में क्या हो गया, टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया ये।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा उसने बोला है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो किस में रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। किस में रखा है वो? इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र में, मतलब एक वैद्युत द्विध्रुव एक वैद्युत क्षेत्र में रखा है और दोनों के बीच कितना एंगल बोला है उसने? 30। इसका मीन्स क्या है? हमारे पास क्या है? ऐसे करके हमारा ये, और इसमें क्या रखा हुआ है? और इनके बीच वैद्युत द्विध्रुव रखा है, इनके बीच कितना? 30 का एंगल है। उसने पूछा गया है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना है आपको। क्या? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना है। ये क्या है? अब देखो, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मीन्स, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मीन्स वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी तो होता है, पी निकालना आपको इतने मीटर। उसने बोला न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। अब देखो यहाँ पे समझो, उसने क्या दे रखा है? पहले न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर का क्या दे रखा है उसने? न्यूटन कूलम। देखो, नहीं मैंने बोला यहाँ पे ना प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, तो न्यूटन पर कूलम होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी है उसने। तो क्या होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो दे रखा है उसने, कितना दे रखा है? 105 न्यूटन पर कूलम। उसने बोला यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो कितना है? ये बात तो समझ आ रही है कि अगर आपसे क्या होगा, आपको इसके डायग्राम पता होंगे और कॉन्सेप्ट पता होंगे, तभी आप क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को कर सकते हो। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला उसने? देखो इतना लगा इस पे, क्या? न्यूटन मीटर बल आघूर्ण, मतलब क्या लगा है इस पे? तो लगा है। देखो क्या लगा है? तो क्या होता है अपना? तो ये तो होता है, कितनी वैल्यू इसकी? 6 × 10⁻⁻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 ⁻
द्विध्रुव आघूर्ण मीन्स आपको मोमेंट्स ऑफ क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। वैद्युत अब वैल्यू डिफाइन किसकी करनी है आपको, P की वैल्यू डिफाइन करनी है। अब आपको पता है टॉय इज इक्वल टू क्या होता है, P sin थीटा। आपको क्या निकालना है, P, तो P को एक साइड रहने दो, बाकी को दूसरी साइड लेके जाओ। टॉ तो अपना क्या आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा E। आपको पता है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में पहुंचेगा, आपको क्या डिफाइन करना है, P डिफाइन करना ना, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो। तो यहाँ पे क्या पहुंचेगा, E और sin थीटा कहाँ पहुंचेगा अपना नीचे, और P अपना को डिफाइन हो जाएगा। वैल्यू रख के सॉल्व तो आप कर सकते हो ना, वैल्यू तो रखनी है यहाँ पे। समझ आ रही है क्या, ये हम अब देखो क्या है, इस बार उसने क्या पूछा है, इस बार उसने पूछा है क्या P। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ ले वो, तो उससे नेक्स्ट में क्या पूछ ले E, उससे नेक्स्ट में क्या पूछ ले sin थीटा। तो फॉर्मूले में जितनी भी डिजिट होती है वो कोई सी भी पूछ सकता है। और ध्यान रखना वैल्यू वो डायरेक्ट भी दे सकता है और इनडायरेक्ट भी दे सकता है। जैसे गोलियों वाले केस में उसने डायरेक्टली नहीं बताया था कि कितना चार्ज है, उसने लेकिन कैसे इनडायरेक्टली बता दिया था कि इससे इलेक्ट्रॉन कितने मूव हुए, क्योंकि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना चार्ज मूव होगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन जितने दिए थे उसने इतना मूव होगा, और हम किससे निकाले थे, Q बराबर Ne से। क्लियर है। अब देखो आगे चलें। अब यहाँ पे क्या विद्या रेखा देखो, हाँ अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। उसने बोला है हमारे पास क्या है, गॉसियन क्रेस्ट, मतलब गॉसियन सरफेस है अपने पास। उसने बोला है भाई इतने सेमी का गॉसियन सरफेस है अपने पास, कोई क्या है गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है उसने 10 सेमी दे रखी है, इतनी सेमी का गॉसियन सरफेस है। उसने बोला है क्रेस्ट से जो सरफेस है उससे कितना माइनस का 750 मतलब 750 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सॉरी क्या है, वैद्युत फ्लक्स के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। अब आपको पता है एक चीज और याद करो, माइनस होता है, अब ये बताता हूं कि यहाँ पे चार्ज माइनस होगा। पहली बात तो आपको पता है कि इसके अंदर चार्ज होगा। आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था अगर किसी पृष्ठ में चार्ज होता है तभी उससे फ्लास्क रिलीज होता है, तभी उससे फ्लास्क रिलीज होता है। अगर प्लस होता है तो इससे बाहर जाता है फ्लास्क,
और अगर ये माइनस का होता है तो इसके अंदर आता है। लेकिन फ्लास्क जब भी आता जाता है जब इसके अंदर चार्ज होता है। अब आपको बताए फ्लास्क कैसा दे रखा है उसने, माइनस, इसका मीन चार्ज कैसा होगा इसके अंदर, माइनस का मीन होता है इसके अंदर जाएगा चार्ज, क्या होगा इसके अंदर जाएगा, और अंदर कब जाएगा, जब यहाँ पे चार्ज क्या होगा, माइनस। तो उसने बोला है कि इतना चार्ज है, इतना उससे फ्लास्क रिलीज होता है, रिलीज तो नहीं होगा इसके अंदर, एब्जॉर्ब होगा इतना फ्लास्क। तो उसने पूछा है क्या, इसकी रेडियस को डबल कर दो, उसने बोला है क्या, रेडियस को डबल कर दो। तो उसने बोला है कि फ्लास्क की क्वांटिटी पे क्या डिफरेंट होगा, फ्लास्क की क्वांटिटी पे क्या डिफरेंट, खुद अपने माइंड से सोचो। ये इतना बड़ा है, जैसे मान लो इस टाइम पे इसके अंदर कितने फ्लास्क जा रहे हैं, मान लो कि यहां पे इतने जा रहे हैं, ठीक है, 750 इतना फ्लास्क इसके अंदर। अगर इसको बड़ा कर दोगे तो फ्लास्क पे क्या अंतर पड़ेगा बताओ, फ्लास्क तो फिर भी इतना ही आएगा इससे। अगर इसको डबल कर दिया तो क्या फ्लास्क पे अंतर पड़ेगा, कोई डिफरेंट होगा नहीं, फ्लास्क तो फिर भी इतना ही आएगा। ध्यान रखना जो हमारा फ्लास्क होता है, हमारा गॉस थ्योरम कहती है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप मुझे देख के बताओ क्या फ्लास्क हमारा इमेजिनरी सरफेस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है या नहीं, नहीं, क्योंकि साइज पे डिपेंड करता है। देखो फ्लास्क किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और एप्सिलॉन नॉट पे, साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो साइज घटाओ बढ़ाओ कोई भी अंतर, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर है, इसको कैसा कर दोगे आप, इस तरह से कर दोगे, फ्लास्क तो तब भी ऐसे इतना ही निकलेगा, क्योंकि साइज पे तो ये डिपेंड करता नहीं है। ये सीधा सीधा बना है, इसको ऐसे करके बना दो तब भी फ्लास्क, बात समझ आ गई, ठीक है। तो हमने आज कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, काफी टॉपिक के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या करना है, पहले क्या है, ये पहले चैप्टर के हमारे क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया कि हमें क्वेश्चनों को करना कैसे होता है। देखो क्वेश्चन हम कर सकते हैं किसी भी टॉपिक का, अगर हमें क्या होगा, उसका रूल्स और रेगुलेशन पता होगा। तो सीधी सी बात है, आपको किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए आर्टिकल की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल में कैसे बनता है इसका डायग्राम पता होगा। तो जैसे ही वो बोलेगा कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, आप बता एकदम माइंड में आ जाएगा, हाँ इसकी वैल्यू इतनी है, और आप क्या करेंगे वहां पे अगर उसका डायग्राम लगा के सॉल्व करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।